तो पिछली कक्षा के मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसके बाद पिछली कक्षा में जो पढ़ाया था उसके बाद अब आप लोगों को क्या पढ़ाना है? आप लोगों को पढ़ाना है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जितना मूल्य देने के लिए तैयार होता है, उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जितना मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जितना मूल्य देकर वह उस वस्तु को खरीदता है, दोनों में जो अंतर, वस्तु और मूल्य में जो अंतर होता है वही उपभोक्ता की बचत होती है। जैसे कि क्या है, दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में कैसे किसी वस्तु के अनुमानित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य, किसी वस्तु के अनुमानित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत क्या होता है? वास्तविक मूल्य या अनुमानित मूल्य? वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी माप, जैसे कि उपभोक्ता की बचत की माप कैसे की जा सकती है? उपभोक्ता की बचत की माप, ठीक है, मुद्रा के मापदंड के रूप में किया जा सकता है। उपभोक्ता की बचत की माप मुद्रा के, हम अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं? मुद्रा के लिए ही पढ़ते हैं। मुद्रा का संबंध तो इकोनॉमिक्स में होता ही होता है। मुद्रा, वस्तु, ठीक है, इन सब चीजों से ही होता है। मांग, लोच, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, सब चीजें होती हैं। ठीक, उपभोक्ता की बचत की भी माप हो सकती है। उपभोक्ता की बचत की भी माप हो सकती है। किससे होगी? उपलब्ध होने वाली कुल उपयोगिता में क्रय खरीदने की गई कुल कीमत, खरीदने के लिए की गई कुल कीमत घटा देने पर उपभोक्ता व्यय जो आता है वही उपभोक्ता की बचत होती है। ठीक है, अब क्या है? उपभोक्ता की बचत को लिए, जैसे उपभोक्ता की बचत के लिए हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत बराबर मांग मूल्यों का योग। मांग मूल्यों का योग माइनस वास्तविक मूल्य। उपभोक्ता की बचत को हम, उपभोक्ता की बचत कैसे निकालेंगे? उपभोक्ता का क्या बच रहा है, क्या उपभोक्ता वस्तु में जितना क्रय कर रहा है उसके वास्तविक मूल्य और मांग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जिस वस्तु का कोई व्यक्ति क्रय कर रहा है, उस व्यक्ति के मांग के मूल्य का योग माइनस वास्तविक मूल्य, ठीक है, जो आएगा वो उपभोक्ता का बचत होगा। उपभोक्ता का बचत है। जैसे कि मांग की गई 10 रुपये की, लेकिन हमने दिया कितना? 8 रुपये। वास्तविक मूल्य क्या है? 8 रुपया। मैंने दिया तो वास्तविक मूल्य क्या हो गया? 8 रुपया। 2 रुपये क्या हुआ? उपभोक्ता की बचत हो गई।
₹2 क्या हुआ, उपभोक्ता का बचत हो गया। इससे ही उपभोक्ता की बचत के लिए जो ये फार्मूला है, इससे ही उपभोक्ता की बचत निकाली जाती है। उपभोक्ता ने वस्तु पे क्या क्रय किया, वास्तविक मूल्य क्या था, मांग क्या थी, ठीक है, और मांग थी भी तो क्या थी, ठीक। तो जो बचत होती है वही उपभोक्ता के लिए बच गया, बचत हो गई, ठीक है। अब क्या है, उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं, उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं क्या क्या है। पहला है उपभोक्ता मापनीय है, उपभोक्ता मापनीय है, जैसे उपभोग की गई चीजों को मापी जा सकती है। कैसे, किसी वस्तु की उपयोगिता मापने के लिए मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा रूपी मानदंड का प्रयोग किया जाता है किसी उपभोक्ता के बचत के लिए, उपभोग की गई वस्तु के लिए मुद्रा रूपी मानदंड से इसका आकलन किया जाता है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है, वस्तु विशेष की उपयोगिता उस वस्तु की पूर्ति पर आधारित होती है, उस वस्तु की पूर्ति पर आधारित होती है। उसकी उपयोगिता पर दूसरी वस्तुओं की पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस वस्तु की मांग की जाती है, यदि दूसरी वस्तु रहती है मार्केट में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, क्रय संबंधी प्रक्रिया में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव समान होती है। सीमांत उपयोगिता जो होती है वो सदैव समान होती है। चौथा क्या है, प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के लिए क्या बताया है वो देखिए। चौथे क्या कहा, किसी विचाराधीन वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। जो विचाराधीन वस्तु है उसकी स्थानापन्न वस्तु नहीं है, यदि होती भी है तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तथा उन्हें एक ही वस्तु मानना चाहिए। जो कोई यदि अस्तित्व में नहीं है, स्थानापन्न है उसके, लेकिन उसके वास्तविक नहीं माना जाएगा और दोनों वस्तुओं को समान माना जाएगा, वस्तु मानना चाहिए, सेम वस्तु मानना चाहिए, ठीक है, मार्शल ने कहा। पांचवा क्या है, उपभोक्ता की रुचि, आय व फैशन में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। आय और फैशन में होने वाले व्यय को निरस्त कर देते हैं। देखिए, व्यक्ति आज के प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वस्तु शो ऑफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, शो ऑफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मतलब चीजों को दिखाने के चक्कर में व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है, ज्यादा पैसा खर्च करता है, हालांकि उसकी जेन्युइन कोई कारण नहीं होता है, लेकिन वस्तु दिखावे में अपने आप को ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा दिखावा करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करता है, हालांकि ये चीजें निरर्थक हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीजें हो रही हैं, दिखावे में लोग बिक रहे हैं, दिखावे में लोग अपने आप को मस्त कर रहे हैं। हम तुमसे बड़े हैं, हमारे देखो हम ये ब्रांड पहनते हैं, वो ब्रांड पहनते हैं, ठीक है, दिखावा जो होती है वो बढ़ गया है। अब देखिए क्या है, आपके सिलेबस में गिवन वस्तुएं हैं, आपके सिलेबस में गिवन वस्तुएं हैं। गिवन गुड्स गिवन वस्तुएं, गिवन गुड्स, ठीक है। एक गिवन वस्तुएं क्या होती हैं, इसको जरा हम थोड़ा सा बता दें आपको, ठीक है, ये शॉर्ट नोट में आएगा, गिवन वस्तुएं शॉर्ट नोट में आएगा, आपके पेपर में आएगा भी। तो क्या है, जब एक निम्न कोट की वस्तु की कीमत क्या होती है, जब एक निम्न कोट की वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऋणदाता आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त करके उससे अधिक हो जाता है तो ऐसी वस्तु को गिवन वस्तु कहा जाता है। अर्थात उपभोक्ता, सिंपल शब्दों में समझिए, उपभोक्ता वस्तु की कीमत घटने पर
वस्तु के उपभोग को घटा देता है। वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु के उपभोग को घटा देता है तथा कीमत बढ़ने पर वस्तु के उपभोग को बढ़ा देता है। इसे ही क्या कहते हैं? गिफन वस्तुएं कहते हैं। देखिए, ये गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ये मतलब इनका ये गिफन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं और उन पे आय व्यय ज्यादा का व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। गिफन वस्तुओं की मांग, मात्रा उसकी कीमत में परिवर्तन की दिशा में ही बदलती है। अर्थात गिफन वस्तुओं की मांग और उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है। गिफन वस्तुओं की मांग और उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है। गिफन वस्तुएं क्या होती हैं? जो मार्केट में निम्न वस्तुएं होती हैं, निम्न वैल्यू या निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं, वही गिफन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जब ये ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं होती है, ये ऋणात्मक होती है। गिफन वस्तुएं ऋणात्मक होती है, मतलब निगेटिविटी लिए रहती है। ठीक है, जब एक निम्न कोट की वस्तु, मैं क्या कहा हूं, जब एक निम्न कोट की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप जो ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, वही गिफन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ठीक है। ऋणात्मक प्रभाव जो होता है वही क्या होती हैं? ऋणात्मक प्रभाव होता है, प्रतिस्थापित प्रभाव करता है। जब वो मार्केट में किसी चीज को प्रतिस्थापित करती है, निम्न वस्तुएं जब किसी मार्केट में प्रतिस्थापित करती हैं और उसके प्रभाव से अधिक हो जाता है, उसे ही गिफन वस्तुएं कहती हैं। गिफन वस्तुएं मतलब निम्न कोटि की वस्तुएं। ठीक है, ये हमेशा ऊपर से जब हम आरेख बनाएंगे तो हमेशा गिफन वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर होती हैं। क्या होती है? ये ऊपर से नीचे की ओर होती है। गिफन वस्तुएं हमेशा ये ऊपर है, उससे नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं। ये जो गिफन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब है अगला है एंजल कर्व। आपके सिलेबस में है एंजल्स कर्व। ठीक है, एंजल्स कर्व। एंजल वक्र। देखिए, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट एंजल। कौन थे? अर्नेस्ट एंजल। जर्मन के एक वैज्ञानिक नहीं, सॉरी, अर्थशास्त्री, जर्मन के एक अर्थशास्त्री थे अर्नेस्ट एंजल। उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया। क्या किया इन्होंने? पारिवारिक क्या है? विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के लिए पारिवारिक बजटों का आकलन किया, अध्ययन किया। विभिन्न परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च को, विभिन्न परिवार द्वारा किए जाने वाले खर्च को इन्होंने क्या किया? कुल खर्च को विभिन्न मदों में बांटा। ठीक है, इन्होंने पारिवारिक खर्चों को, बजटों को विभिन्न वर्ग में बांटा। अलग अलग इन्होंने क्या किया? अलग अलग इन्होंने आकलन किया। किस चीज के लिए? आय के लिए, कितना आय, किस पे कितना खर्च किया, कितना व्यय किया, कितना आया, कितना लिया। ठीक है, वो चीजें किया। किस पे? खाद्यान्न हो गया, खाद्यान्न मतलब खाने योग्य चीजों के लिए, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ऊर्जा हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि। मनोरंजन इन पर एक परिवार के व्यक्तियों को, एक परिवार के पूरे व्यक्तियों पर किन पे खाद्यान्न, कपड़ा, मकान,
ऊर्जा, शिक्षा और मनोरंजन और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे इन्होंने कितना खर्च किया, ठीक है, और क्या इन लोगों ने क्या पाया, कैसे किया, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या किया, जर्मनी अर्थशास्त्री ने अर्नेस्ट एंजल ने क्या किया, अध्ययन किया इन चीज़ों पे कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, इस पर अध्ययन किया। एंजल के अध्ययन का उद्देश्य क्या था? इनके अध्ययन का उद्देश्य यह था कि ज्ञात करना था कि आय बढ़ने पर परिवार द्वारा भिन्न भिन्न मदों पर किए गए व्यय की राशि में क्या परिवर्तन आता है। मतलब यदि आय बढ़ता है तो व्यक्ति अपने इन जो चीज़ें बताया हूँ मैं, उस पर क्या क्या और अधिक खर्च करता है, ठीक, क्या खर्च करने में परिवर्तन आता है, उस पर इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया, परिवर्तन आता है। और इस संबंध में एंजल का निष्कर्ष था कि आय में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक परिवार द्वारा क्या क्या परिवर्तित किया जाता है, कितना खर्च किस पे किया जाता है, कि क्या क्या संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, क्या क्या संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वो सारी चीजें इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि अब इन पे क्या परिवार की आय बढ़ी तो क्या इन पे ज्यादा खर्च किया इन लोगों ने, तो उसी का आकलन इन्होंने किया। तो क्या क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, पहला है खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली राशि, खाद्यान्न पे व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में कम होती है। जो खाद्य योग्य चीजें हैं उस पे पहले जैसा ही है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया इन्होंने, जो आय बढ़ती है तो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, ये नहीं है, ठीक है। तो खाद्यान्न पे खाने योग्य चीजों पे इन्होंने क्या किया, कम खर्च किया आय बढ़ने के साथ साथ। दूसरी क्या आकलन किया, क्या निष्कर्ष निकाला, कपड़े पे व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में एक समान रहती है। जो कपड़े हैं उन पे जो पहले आय खर्च कर जाती थी, आय बढ़ने के बाद भी उतना ही खर्च किया जा रहा है, ये नहीं है कि ज्यादा खर्च करने लगे, एक समान ही है, पिछला खर्च भी है और आय बढ़ने के बाद भी उतना ही खर्च किया गया है, ठीक है। तीसरा क्या है, विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर व्यय की जाने वाली राशि की कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ाई जाती है। मतलब विलासिता की वस्तु, सुख सुविधाएं, भौतिक साधन जिससे हमें सुख सुविधाएं मिलने लगे, उस पर इन लोगों ने ज्यादा खर्च किया है, ज्यादा पैसा खर्च किया है, ठीक है। आय बढ़ने के साथ साथ इन्होंने उस पर ज्यादा खर्च किया। मानव जो होता है वो विलासिता भोगी होता है, भोग करता है, ठीक है, उस पर वो ज्यादा पैसा खर्च करने लगता है, ठीक है, रहन सहन स्टाइलिश हो जाती है उसकी, उस पर खर्चा करने लगता है, ठीक है। कुल बचत की राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ती रहती है, जिससे कुल आय जो है वो बचत जो रहती है वो बढ़ जाती है, बचत भी करता है आदमी, ठीक है, बचत हो जाती है, बचत होना स्वाभाविक है, ठीक है। व्यक्ति क्या करता है, उसमें बचाता भी है, जब चीजें हो जाती है, सब आय बढ़ जाती है तो व्यक्ति बचाता भी है, लेकिन व्यक्ति इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आय व्यक्ति की बढ़ती है तो विलासिता जो भोग विलासिता की वस्तु होती है उस पर ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा।